हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हम एंजाइम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बेसिकली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से? टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है ना। जो एक अपना एंजाइम होता है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच पर काम करता है। ठीक है ना। ये देखिए, अब आपको एक डायग्राम से समझ में आएगा। यहाँ पर वाई एक्सिस पर एंजाइम एक्टिविटी है और एक्सिस पर अपना पीएच है। ये देखिए, जैसे जैसे अपन लोगों का पीएच बढ़ रहा है तो एक पॉइंट ऐसे एक पीएच एक ऐसा ऑप्टिमम पीएच है जहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो मैक्सिमम है। और देखिए, जैसे जैसे पहले पीएच बढ़ा तो अपनी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, और जैसे जैसे फिर पीएच बढ़ा तो अपनी एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहाँ पर अपन का जो एंजाइम है वो प्रॉपरली वर्क करता है। सेम किस टेम्परेचर के साथ है? अगर अपन लोगों का जो एंजाइम है, जैसे हम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो उसकी एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, तो फिर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाता है जहाँ पर वो मैक्सिममली काम करता है। अगर हमने टेम्परेचर उससे ज़्यादा बढ़ा दिया तो अपना ये जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। याद रखिएगा, जो एंजाइम्स होते हैं वो हमने पढ़ा है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टर्शरी होती है। टर्शरी प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली वो अपने स्ट्रक्चर में। तो अगर हम लोगों ने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, मतलब कि उसे हीट ज़्यादा दे दी, तो क्या हो जाएगा? वो डीनेचर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि जो अपन लोगों का जो सबस्ट्रेट होता है उसका एंजाइम की रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक में क्या समझाया गया है, उन्होंने समझाया है कोई भी ऐसा केमिकल जो अपने एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर दे, मतलब कि शट डाउन करते, उसको उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? उसे हम इनहिबिटर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहिबिशन बोलते हैं। समझ में आया? तो ये दो तरह का, तो अपन का ये जो केमिकल है ये दो तरह का होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? वो अपना केमिकल जो देखिए, अपन ने जो पीछे पढ़ा था, एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, दोनों मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है? अपना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से अपना एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाता है। तो जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट के साथ जब वो अटैच होगा, अगर हमने ऐसा कोई मटेरियल डाल दिया, मतलब कि हम लोगों ने ऐसा कोई सबस्ट्रेट डाल दिया, कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जिसकी शेप सबस्ट्रेट जैसी थी, ताकि एंजाइम को पता नहीं चल रहा कि वो सबस्ट्रेट से बाइंड हो रहा है या अपन लोगों के केमिकल से बाइंड हो रहा है, तो उसे हम कौन सा बोलते थे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्यों? क्योंकि दोनों कंपटीशन में ना, कौन जाके एंजाइम के साथ जुड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम ही स्ट्रक्चर के हैं। समझ में आया? अगर इनहिबिटर जाकर जुड़ गया, अगर वो केमिकल जाकर जुड़ गया जो हम लोगों ने डाला था, तो वो तो एंजाइम वहाँ पर ख़राब हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अगर एंजाइम जुड़ गया और अपन लोगों का केमिकल जुड़ गया तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो अपना प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं। तो अपन लोगों का वो एंजाइम के साथ अपना प्रोडक्ट बना देता है और अपना जो एंजाइम है वो ख़राब हो जाता है। और उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट जैसा नहीं होता। वो क्या करता है? जैसे जो अपन लोगों का जो एंजाइम होता है ना, तो उस पर दो तरह की साइट बनी होती है। एक तो होती है एक्टिव साइट, उस पर दो तरह की और साइट होती हैं। एक वो साइट होती है, मतलब कि जहाँ पर अपन लोगों को कोई सब्सटेंस जाकर अटैच करेगा ताकि एंजाइम काम करना शुरू कर दे, जो कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कोफैक्टर्स में। मतलब कि ये जो होते हैं एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम को मेटाबॉलिकली एक्टिव कर देते हैं, ताकि अपन लोगों का जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन एक साइड ऐसी भी होती है, अगर वहाँ पर जाकर कोई सब्सटेंस लग जाता है तो एंजाइम की शेप बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट की शेप भी बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता और अपन लोगों का जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वही एक सब्सटेंस है जो दूसरी साइड पे जाकर लग जाता है जहां एंजाइम की, ताकि एंजाइम का स्ट्रक्चर हम लोग खराब कर दें, ताकि जो अपन लोगों का जो सबस्ट्रेट है वो जाकर अटैच ना हो पाए। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ये बहुत ज़रूरी लाइन है, ये नीट में 2-3 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि आजकल, मतलब कि
अब जो डिटर्जेंट यूज़ होते हैं उनमें जो एंजाइम होते हैं वो बेसिकली किसकी प्रेपरेशन से बनते हैं? मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन एंजाइम प्रेपरेशन ऑफ एल्केलाफाइल्स, मतलब कि जो एल्केलाइन मीडियम को पसंद करते हैं। तो एंजाइम्स, वो एंजाइम्स डलते हैं आजकल के मॉडर्न डिटर्जेंट में जो मतलब कि बेसिक मीडियम को पसंद करते हैं। तो बेसिकली आप ये याद रखिएगा। उसके बाद अपना आ जाता है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो बेसिकली एंजाइम्स में हम लोगों के पास 6 क्लासेस हैं। 6 क्लासेस में हर क्लास में 4 से 13 सब क्लासेस होती हैं। तो ठीक है ना। पहले ऑक्सीडोडिडक्टेस और डिहाइड्रोजिनेस होता है पहली क्लास। दूसरी क्लास ट्रांसफरेस है। तीसरी क्लास हाइड्रोलेस है। चौथी क्लास लाइगेस है। पांचवी क्लास आइसोमरेज है और छठी क्लास लाइगेस है। तो ये इसका सीक्वेंस एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है ना। कई बार पूछ लेते हैं फोर्थ क्लास कौन सी है, तो फोर्थ क्लास अपनी लाइगेस होती है। तो ये ऑर्डर एज इट इज़ याद ही रखना पड़ेगा। बेसिकली इस पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आगे तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स। ये बहुत ज़रूरी है, नीट में इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। एक तो इस कोफैक्टर्स में से क्वेश्चन आएगा और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको जो पहले 3 टेबल बताए थे वहाँ से एक क्वेश्चन इस पूरा चैप्टर में से कहीं से भी आ सकता है। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स की अपनी वेटेज ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन की रहती है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा सिंगुलर ट्यूटर्स एंड एंटरटेनर्स को। थैंक यू फ्रेंड्स।